Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and our today's topic of discussion is motion under gravity. ठीक है, that particularly in one dimension. अच्छा, अब यूँ समझ लें काइनेमैटिक्स की ना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं. असल जो कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप करने थे ना वो हमने पिछले जो भी 10 से 11 लेक्चर्स थे उसमें हमने डेवलप किए. अब इसको हम लेट से किसी एक प्रैक्टिकल सिनारियो में अप्लाई करेंगे. जब लोगों को ये बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है, बट आई वेरी ऑनेस्ट ये टॉपिक बहुत आसान है. अगर एक बार शुरू में सही कॉन्सेप्ट्स आपने पिक कर लिए, ये टॉपिक बहुत आसान है. तो चले बात करते हैं कि आखिर ये फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या. भाई देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल की हमारे पास एक बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है. आइए ज़रा उस डेफिनेशन पे बात करते हैं. तो हम कहते हैं कि भाई व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्सेप्ट इट्स वेट. ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरी फोर्स ना एक्ट कर रही हो सिवाय उसके वेट के, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के. ठीक है, then the body is said to be performing motion under gravity. तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट की मोशन है ना वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगी. ठीक है जी, या जिसको आप फ्री फॉल मोशन भी कह सकते हैं. ठीक है, अब ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का. अब देखिए, लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना, आप उस ऑब्जेक्ट को ये अर्थ है, आप उस ऑब्जेक्ट को ना ड्रॉप कर देते हो. तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है ना तो उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. अगर मैं थोड़ी देर के लिए एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरे ख्याल से इस ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है और वो फोर्स है उसका वेट. ठीक है जी. अब देखिए, फोर्सेस की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं. हम डायनामिक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर्सेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हर फोर्स का एक ओरिजिन होता है. ऐसा नहीं कि बैठे बैठे किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाए. जैसे एक ऑब्जेक्ट जब किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएगा तो ही उसके ऊपर वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी. सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से या किसी रॉड से अटैच होगा और वहाँ से उसको खींचा जाएगा तो उसमें एक फोर्स आएगी विच इज़ टेंशन फोर्स. ठीक है, सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मिसाल के तौर पर वो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी, वो कहलाएगी कांटेक्ट फोर्स. जब एक मास किसी सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करता है तो एक ओपोजिंग फोर्स आती है जिसे आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. सिमिलरली कोई मास किसी फ्लूइड के थ्रू जाने की कोशिश करता है तो उसको एक अपोजिंग फोर्स मिलती है जिसको बचपन में तुम लोग एयर रेजिस्टेंस कहते थे. उसका खानदानी नाम है विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स. तो बहरहाल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऐड करती हैं. तो हम ऑब्जेक्ट पर कोई पुश लगा रहा है, ये भी एक फोर्स है. कोई पुल कर रहा है, ये भी एक फोर्स है. कोई इंजन किसी गाड़ी का फोर्स लगा रही है, वो भी एक फोर्स है. हर फोर्स का एक ओरिजिन है, कोई कॉज है. हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूव करे, ऑब्जेक्ट मोशन में हो, लेकिन फोर्स एक ही एक्ट हो रही हो. और वो फोर्स कौन सी हो? वो फोर्स हो उसका वेट. इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तब ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी ना, दैट मोशन इज समथिंग दैट वी विल टर्म एज द मोशन अंडर ग्रेविटी और द फ्री फॉल मोशन. अब इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि मोशन अंडर ग्रेविटी सिर्फ ये नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी क्योंकि वो आज़ादी से गिर रहा है. इवन अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो जब वो ऊपर जा रहा होता है ना तो ऊपर जाते समय भी उस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है और वो फोर्स है उसका वेट. भाई ऐसा ही है ना, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वेट तो डाउनवर्ड ही ऐड कर रहा है ना. और वेट के अलावा कोई फोर्स तो नहीं ऐड कर रही. एयर रेजिस्टेंस है नहीं, किसी रस्सी से बंधा हुआ है नहीं, कोई दूसरी फोर्स नहीं है. तो ऑब्जेक्ट की इवन जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो ना, बॉल ऊपर जा रही होती है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रैग फोर्स भी नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट पर टोटल एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स है उसका वेट. तो इवन जब आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो वो भी फ्री फॉल मोशन है. आप उसको ऊपर से ड्रॉप कर देते हो वो भी फ्री फॉल मोशन है. इवन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करते हो ना, तो थ्रो करते समय भी जो मोशन है ना वो भी फ्री फॉल मोशन है. क्योंकि एज सून एज द बॉल लीव्स योर हैंड, बॉल जैसे आपके हाथ से निकलती है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर सिवाय वेट के और कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती. तो वो जो मोशन है ना, ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट पर सिवाय वेट के कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई पुश, कोई पुल, कोई फ्रिक्शन, कोई लटका हुआ है, कोई हाथ लगा रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे. और वो फोर्स कौन सी हो? वो फोर्स हो वेट.
तो ऐसी मोशन को फिजिक्स में प्यार से क्या कहा जाता है? फ्री फॉल मोशन, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। धीरज रखिए, सब्र रखिए, अभी बड़ी मजे की एग्जाम्पल्स आएंगी, हम बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ऐसा पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सच अ मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये जो सीन है ना, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड इन ओ लेवल। भाई ओ लेवल से काइनेमैटिक्स बहुत फारिग काइनेमैटिक्स है, उससे मुझे तो डर लगता है बच्चों के ए लेवल के कॉन्सेप्ट और ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप सबको याद होगा, आप ओ लेवल्स में जी की वैल्यू कांस्टेंट लेते थे विच वाज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ए लेवल्स में आ गए तो आप इसको 9.81 ले लें, जो कि एक ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये फिक्स है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो जैसी ही मोशन है, ये वैल्यू फिक्स है। अब ये क्यों है? यानी बड़ा मास हो, छोटा मास हो, जिस भी साइज का मास हो, अगर ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरी फोर्स ना लग रही हो सिवाय उसके वेट के, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की अज्यूम की जाती है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और वो हमेशा कहाँ होती है? वो हमेशा होती है डाउनवर्ड्स। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि वो हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों होती है, बट बहरहाल वो होगी हमेशा डाउनवर्ड। तो the value of acceleration is same for masses of all the sizes and shape as long as there is no air resistance। एयर रेजिस्टेंस का कोई सी भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी फोर्स आ जाएगी अदर देन वेट तो फिर वो फ्री फॉल मोशन रहेगा नहीं। लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा चांसेस एयर रेजिस्टेंस के होते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि वी कैन नॉट अलाउ एनी ड्रैग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस। मोशन अंडर ग्रेविटी के जरा कुछ एग्जाम्पल ले लें। हर मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन नहीं है। एक सबसे अभी जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी, मैं वही यहाँ पर लिख देता हूँ, जरा समझिएगा बड़े गौर से। अ मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विद 0 एयर रेजिस्टेंस। एक बॉल को अगर ऊपर से ड्रॉप करते हो ना, तो जब किसी बॉल को ड्रॉप करते हो ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे भाई, आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लोगे, और एक्सेलरेशन क्या होगी? वही 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो डाउनवर्ड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा ही कोई क्रूशल चीज़ है जिसको हमें ज़रा अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 है, और क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, तो वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। अच्छा, अब अ मास इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विद 0 एयर रेजिस्टेंस। ये भी फ्री फॉल मोशन की एग्जांपल है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड। अब की बार बॉल को छोड़ा नहीं किया है, बल्कि लेट से कोई बच्चा है, वो खड़े होके बॉल को ना किसी बिल्डिंग पे लेट से वो खड़ा हुआ है, वो बॉल को फेंक देता है नीचे की तरफ। तो जब वो बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है ना, तो अब उसने ड्रॉप नहीं किया, उसने थ्रो किया है। इवन जब वो थ्रो भी करता है ना, तो अब बस सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि यार आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, वो 0 नहीं रहेगी, इट विल नो लॉन्गर बी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, बट स्टिल एज सून एज द बॉल लीव्स द हैंड ना, तो अब यानी जब तक हाथ में था, चलो हाथ से फोर्स लग रही थी ना, हाथ से निकलने के बाद अब तो फ्री फॉल मोशन स्टार्ट हो गया है ना, अब तो सिर्फ वेट एक्ट कर रही है, अब तो कोई एडिशनल फोर्स है नहीं, तो एक्सेलरेशन फिर से वापस वही 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। बस सिर्फ ऊपर वाले केस और नीचे वाले केस में फ़र्क ये है कि अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले केस में 0 थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नॉन 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है क्योंकि आपने नीचे की तरफ फेंका है इसको। अच्छा, बॉल देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलती है, बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉल नीचे जा रही है तो वेलोसिटी भी नीचे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड नॉन 0। अच्छा, अब एक केस है भाई, अ मास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 0 एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब एक बॉल है जिसको ऊपर हवा में फेंका गया है, एयर रेजिस्टेंस 0 है, दिस इज अगेन फ्री फॉल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे ये चीज़ समझ लें, एक्सेलरेशन इज 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अगेन डाउनवर्ड्स। ये बहुत अहम है, देखो ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है। बॉल ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है? एक्सेलरेशन अभी भी नीचे, एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है? ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएं भाई। डाउनवर्ड 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 क्यों? याद करो काइनेमैटिक्स का लेक्चर, जब मैंने शुरू में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पे मैंने कहा था एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर मैंने बताया था एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट।
तो भाई मेरा ऑब्जेक्ट भले ऊपर जा रहा है ना, लेट्स से ये बॉल है, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो वेलोसिटी तो अपवर्ड है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है ना वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी भी ऊपर है। लेकिन एक्सेलरेशन किससे डिटरमिन करती है? एक्सेलरेशन डिटरमिन होती है आपके फोर्स से। भाई ऑब्जेक्ट भले ऊपर जा रहा था, वेट तो नीचे था ना। याद रखिएगा, जिस दिशा में फोर्स होगी, यानी जिस दिशा में रिजल्टेंट फोर्स होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में होगी। तो भले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन वेट तो नीचे है ना। जब वेट नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा। तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, बॉल को ऊपर फेंका, जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगी तो बॉल ऊपर ही नहीं जाएगी। बॉल की अपवर्ड वेलोसिटी नॉन जीरो वेलोसिटी है, तभी तो बॉल ऊपर जा रही है कि उसके पास कुछ वेलोसिटी मौजूद है ना। तो जैसे ही बॉल आपके हाथ से निकला है, जो भी मास था आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका ना, जब तक आपके हाथ में तो ऑब्वियसली मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम योर हैंड। लेकिन जैसे आपके हाथ से निकला ना, अब तो भाई एक ही फोर्स एक्ट करेगी, वेट तो हवा में भी एक्ट करेगी जब वो ऊपर जा रहा होगा। और अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ इस तरह कि उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स है उसका वेट। तो ये जो मेरे ऑब्जेक्ट की मोशन हो जाएगी, ये मोशन कहलाएगी मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल मोशन। तो भाई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑल द केसेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। एक्सेलरेशन हमेशा ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, सॉरी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, उल्टा बोल रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ये जितना जल्दी इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, तुम फायदे में रहोगे। अच्छा जी, तो अब इस पे तो बातें चलती रहेंगी कि क्या अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है। अभी पूरे साइन कन्वेंशन का बहुत डिटेल्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको रटवा दूंगा कि किस डायरेक्शन में कैसे होता है। वो कॉन्सेप्ट ऐसे मज़े के बनेंगे कि इंशाल्लाह आपकी टिप्स पर आ जाएगी काइनेमैटिक्स। बट उन सारी कैलकुलेशंस, उन सारी डायरेक्शंस और इन सब के ऊपर बाद में बात होगी। पहले एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट वो ये कि सर ये हमेशा 9.81 ही क्यों होता है, ये इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, इससे कम क्यों नहीं हो सकता, या क्या चक्कर है, ऑब्जेक्ट का मास बड़ा हो कम हो एक्सेलरेशन सेम क्यों होती है। इसकी कोई ज़रा कोई मज़े की एक्सप्लेनेशन हो जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये अर्थ के सरफेस के अराउंड है। ठीक है ना, अगर आप अर्थ के सरफेस से ज़्यादा ऊपर चले जाते हो ना, लाइक मोर देन लाइक 2, 3, 4 किलोमीटर्स, तो देयर आर चांसेस कि जी की वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अर्थ के सरफेस पे ये 9.81 अज्यूम किया जाता है। इवन पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, बट अभी हम ऑन एवरेज 9.81 अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में इस हवाले से ज़रा कुछ बेसिक क्वेश्चंस एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज़ जी, फिर ऑप्शन देते हैं ग्रेविटी। भाई नहीं, जी ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी एक कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि जी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। फील्ड भी अगेन एक कॉन्सेप्ट का नाम है, बट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। G is gravitational force. Yes, gravitational force is a physical quantity, but gravitational force is not G. Gravitational force तो weight को कहते हैं, तो G is not weight, G is not gravitational force. तो सर आखिर G है क्या? देखिए G का एक खानदानी नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। या अगर कभी लिखा हुआ आ जाए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो 9.81 न्यूटन्स पर kg, तो ये भी एक बिल्कुल एक्सेप्टेबल ऑप्शन है। तो जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इसके अलावा ये जो ऊपर बेकार बातें लिखी हुई हैं वो जी नहीं, जी को एक्सप्लेन नहीं करती। अच्छा, तो अब जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द ऑब्जेक्ट इज, as long as there is no air resistance, as long as the object is performing pure free fall motion, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है। वैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात होगी A2 में, जब हम प्रॉपर सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। बट अभी समझ लो 9.81 न्यूटन पर केजी का मतलब क्या है। 9.81 न्यूटन पर केजी का मतलब ये है कि अर्थ पर हर ऑब्जेक्ट को, हमें पता है ना कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो पर केजी जो अर्थ फोर्स लगाती है ना वो 9.81 न्यूटन लगाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ हर मास पे सेम फोर्स नहीं लगाती, बड़े मास पे ज्यादा फोर्स, छोटे मास पे कम फोर्स। अगर 1 किलो का ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स लगेगी 9.81 न्यूटन।
अगर 2 किलो का ऑब्जेक्ट है तो उसको डबल कर दें, अगर 3 किलो का ऑब्जेक्ट है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जितना बड़ा मास उतनी ज़्यादा फोर्स। अगर आपको याद हो बचपन में आपने पढ़ा होगा ना यार, W = mg, तो वेट किसके बराबर है, मास के बराबर है इनटू जी। तो मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो वेट मिलेगा। जितना ज़्यादा मास होगा ना उतना ज़्यादा आपका वेट होगा। तो पहले तो आप ये समझ लो कि यार आपका जो वेट है ना वो आपके मास पे डिपेंड करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स जिसके साथ अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है वो डिपेंड करेगी आपके मास के ऊपर। तो पहले तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब समझ लेते हैं। इट मीन्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन्स पर यूनिट मास, यानी पर किलोग्राम्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब पहले ये समझ ले, बड़े मास पे फोर्स ज्यादा, छोटे मास पे फोर्स कम। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई फोर्स की वैल्यू बड़े मास पे ज्यादा है, छोटे मास पे कम है। लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मास बड़ा हो छोटा हो सब पे सेम है, और वो है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये क्या बात हुई कि बड़े मास पे फोर्स ज्यादा, छोटे मास से फोर्स कम, लेकिन एक्सेलरेशन सबकी सेम है? जी बिल्कुल सेम है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास एक ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये लेट से अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ इसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना? बिल्कुल करेगा। कितनी फोर्स के साथ करेगा? W = mg। मास है 5 किलोग्राम, इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4.905 न्यूटन। ये वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ इस 5 किलो के ऑब्जेक्ट को ना अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इसी के पैरेलल में लाके एक और ऑब्जेक्ट रख दूं और वो ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का, तो ये इससे डबल फोर्स रखता है ना, तो अर्थ इस पर ज़्यादा, इसका मास डबल है ना, तो अर्थ इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी। वो ज़्यादा फोर्स कितनी होगी भाई? आप 10 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वेट मिल जाएगा, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो 10 को अगर मैं 9.81 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 98.1 न्यूटन। अब देखो, छोटे मास पर छोटी फोर्स, बड़े मास पर बड़ी फोर्स। अच्छा, अगर मैं मास और बढ़ा दूं, मैं और एक 20 किलो का ऑब्जेक्ट ले आऊं, तो अर्थ इसे भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और ज़्यादा वेट ऐड करेगा। वो वेट कितना होगा भाई? आप 20 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 196.2 न्यूटन्स। तो आप देख सकते हो, बड़ा मास बड़ी फोर्स, छोटा मास छोटी फोर्स। तो बड़े मास पे ज़्यादा फोर्स लगती है और छोटे मास पे कम फोर्स लगती है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने बैठ जाऊं तो न्यूटन की मशहूर ज़माना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन F = ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = ma, जो आपने ओ लेवल से पढ़ा था, जिसका मॉडिफाइड वर्जन आप ए लेवल्स में दोबारा पढ़ेंगे। तो F = m में तो a बराबर हो जाएगा F/m के। अगर मैं पहले 5 किलोग्राम वाले की एक्सेलरेशन निकालूं, a = F/m, इसका फोर्स कितनी लगी आप देख सकते हो, ये 49.05 न्यूटन। अच्छा भाई, इसका मास कितना था? 5 किलोग्राम्स। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो वही आ गया 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आ जाऊँ इस 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर। भाई इसका भी a = F/m, इस पे भाई फोर्स ज़्यादा लगी है 98.1, तो इसका मास भी तो ज़्यादा है। रेशो निकालेंगे तो एक्सेलरेशन वही आएगी 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आइए भाई, इस पे फोर्स दोबारा ज़्यादा लगी 196.2, लेकिन सर इसका मास भी तो ज़्यादा है। रेशो निकालें फोर्स और मास का, तो a बराबर आ जाएगा फिर से 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस ना, ये तो आपने भी रीड कर लिया होगा अब तक कि सर ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका मास ज़्यादा है उस पर फोर्स भी ज़्यादा है। एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स या सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, वो तो फोर्स और मास के रेशो पे डिपेंड करती है। तो जहाँ फोर्स बढ़ रही है वहाँ मास भी ज़्यादा है, जहाँ फोर्स और बढ़ रही है वहाँ मास और ज़्यादा है, जहाँ फोर्स कम है वहाँ मास भी तो कम है। तो इवेंचुअली इनका जो रेशो है वो तो सेम आ रहा है ना। तो इट डजंट मैटर हाउ बिग और स्मॉल द ऑब्जेक्ट इज, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द masses। तो हम यहाँ पे अपना एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। वो कंक्लूजन ये है कि अ बिगर mass will experience greater gravitational force than the smaller mass। तो हमने देख लिया, बड़े मास पे ज़्यादा फोर्स, कम मास पे कम फोर्स, लेकिन the value of acceleration due to gravity is same for all bigger or smaller masses। ठीक है, तो इट डजंट मैटर कि जी आपका मास बड़ा है या छोटा है, वी डोंट केयर। व्हाट वी केयर इज के
सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ नहीं बताया इस पूरे कोई 19-20 मिनट के लेक्चर में। मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आखिर फ्री फॉल मोशन है क्या, फ्री फॉल मोशन कहते किसको हैं। क्योंकि देखो, क्वेश्चन में पहले आप ये तो आइडेंटिफाई करो कि ये फ्री फॉल मोशन है। पता लगा फ्री फॉल है नहीं और आप एक्सेलरेशन 9.81 इस्तेमाल कर रहे हो तो बेकार हो जाएगा ना। जब तसल्ली हो जाए कि फ्री फॉल मोशन है तो फिर इस बात पे तसल्ली कर लेना कि हर हाल में अब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फिक्स है, वो है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन भी फिक्स है जो कि डाउनवर्ड। अब सिर्फ छोटा सा कंक्लूजन ये है कि जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो अलोंग विद द डायरेक्शन, इसका मतलब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। यानी v इक्वल यू प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। तो अभी तक इसको ध्यान में रखिए। अगला लेक्चर इंशाल्लाह होगा साइन कन्वेंशन के ऊपर, जिसमें मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, जो कि इस पूरे काइनेमैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो कि अगला लेक्चर होगा साइन कन्वेंशन का। उसमें आपने बड़ी कड़ी निगाहों के साथ और बड़े खड़े कानों के साथ सुनना है उन लेक्चर्स को, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन से और मोशन अंडर ग्रेविटी की छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।